बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड दैट इज ऑफ द पेपर ऑफ एसएमए। और इसको हम देख लेते हैं ये कौन से अटेम्प्ट का पेपर है। ये बेटा फॉल 2015 का पेपर है जो कि हुआ था फरवरी 2016 में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6, और इसका ये क्वेश्चन नंबर है 4। आइए देखते हैं इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें रिक्वायरमेंट बेटा ये है कि as a cost and management accountant of the company, you are required to compute the following. If the company decides to produce chocolate crunch ice cream only and desires an after tax net income of rupees 350,000, how many liters of this ice cream must be produced and sold? Assume no opening and ending inventories. तो बेटा यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम वो बना रहे हैं। तो अभी हम ऊपर क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे साथ क्या डेटा दिया गया है। प्लस उन्होंने कहा कि आपने आफ्टर टैक्स इनकम कमानी है 350,000। तो हमने ये टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला क्लास में अंडरस्टैंड किया था कि आफ्टर टैक्स के साथ हमें पहले उसको ग्रॉस अप करके बिफोर टैक्स करना पड़ता है, और हम फिक्स कॉस्ट के साथ उसको ऐड अप करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारे सामने आंसर आता है। तो ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी ये है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको डेटा मिल जाए। तो आपके साथ ये क्वेश्चन पहले भी शेयर किया गया था। तो एहसन हसी बता रहे हैं कि जी उन्होंने इसको ट्राई किए, एक आध कन्फ्यूजन है उसकी। उस्मान आप भी देख लें, फिर इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो अच्छा हुआ है, इकराम ने भी ज्वाइन कर लिया है, मुदस्सिर ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो मुदस्सिर, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने ये एक एक्सेल शीट बनाई है जो भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज ऑफ एसएमए 2015 सेमेस्टर फॉल, क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो पास पेपर्स की मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है उसके ये पेज नंबर 67 पे है। तो अभी आप क्वेश्चन को जरा गो थ्रू कर लो, फिर इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है उस्मान, रिक्वायर्ड से सारा क्वेश्चन क्लियर है, तो आप इसका आंसर बताएं क्या आएगा। आओ बच्चों डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। एक तो ये है कि इसमें कहा गया है कि आपने सिर्फ अभी चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम को देखना है। तो चॉकलेट क्रंच आइसक्रीम का डाटा जो है ना वो ये है, ये चॉकलेट फज आइसक्रीम का डाटा है। ठीक है, चॉकलेट फज का डाटा ये दिया गया है। अभी चॉकलेट क्रंच के ऊपर आपने अपनी अटेंशन लेके चली जानी है। प्लस हमें टैक्स रेट बताया गया है 32% है। ओके, तो अभी हम देखेंगे।
ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब हमें ये देखना है कि if the company decides to produce chocolate crunch ice cream only and desires an after tax net income of 350,000, तो जब 32% टैक्स का रेट होगा तो बिफोर टैक्स हमें कितना कमाना पड़ेगा बेटा? जी भाई, कोई बताएगा आंसर? और ये हमारी क्लास जो है ना बेटा, ये इंटरएक्टिव है, आप खामोश होकर नहीं बैठो। अगर आप एक एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, ड्राइव कर रहे हो तो एक अलग बात है। नहीं सी, 132% नहीं होगा। हम क्लास के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हो, वॉइस मैसेज कर सकते हो, वॉइस यूज कर सकते हो। हाँ ठीक है मुदस्सिर, आपने सही आंसर दिया है, 514,706। आप मुदस्सिर बताओगे क्लास को कि ये कैसे आया है? सर मैंने तो सिंपली 3,50,000 को डिवाइड कर दिया 68% से, जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, इनफैक्ट 1 - टी, टैक्स रेट है 32%, तो 1 - 32% जब करेंगे तो वो बन जाएगा 68% या 0.68। तो आप 350,000 डिवाइड बाय 0.68 करोगे तो आंसर आ जाएगा 514,706। तो इतना तो हमें चाहिए है प्रॉफिट। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर 7,25,000। 725। ये हम इसके अंदर ऐड अप कर देंगे, तो फिर हमारे पास कितना बन जाएगा? सर 123,9,706, जी ठीक हो गया। मतलब 1 मिलियन। जी जी, ये हमें अब फिगर चाहिए होगी 1,239,705। और अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है पर यूनिट, आप बताएंगे? उस्मान बता दे या इकराम बताएं? हमें चॉकलेट क्रंच को सिर्फ बनाना है। 84 आंसर आया है, इकराम ने दिया है 84। ठीक है भाई, 84 से एग्रीड हैं सारे? चलो ठीक हो गया, शाबाश। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फिगर आ गई थी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस दोनों को जमा करके डिवाइड हम कर देंगे 84 से, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने लीटर्स आइसक्रीम के प्रोसेस करने और सेल करने। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि नो ओपनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्रीज। तो आपके ख्याल में इसका आंसर क्या बनेगा भाई? ये इसका सोल्यूशन है बेटा। यस सर, ये यूनिट्स आ लीटर्स आ रहे हैं 7,758। 14,758 लीटर्स। तो सारे जी देखो सर, यही आ रहा है एग्रीड हो, आंसर। सारे कंफर्टेबल हो? शाबाश। तो आपने हमेशा फुल कंसंट्रेशन रखनी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। देखो इसमें चॉकलेट फज भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमें चॉकलेट क्रंच के मतलब आ गया है और हमने चॉकलेट क्रंच का ही फिक्स कॉस्ट लेनी है। इफ चॉकलेट क्रंच प्रोड्यूस्ड ओनली, अगर सिर्फ ये प्रोड्यूस की जा रही है तो ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर स्पेसिफिक रहना है
कि हमसे क्या डिजायर्ड है। आगे चलें। जी एहसन, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया एहसन, या इससे अगले किसी पार्ट में आएगा वो? चलो ठीक हो गया। आओ बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है, हाउ मच वुड द वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर ऑफ द चॉकलेट क्रंच हैव टू बी चेंज्ड before it had the same break even point in liters as the chocolate fudge। अब हमें यहाँ क्या कहा गया है? हाउ मच वुड द वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर ऑफ द चॉकलेट क्रंच। चॉकलेट क्रंच ये इसकी ये वेरिएबल कॉस्ट है, हैव टू बी चेंज बिफोर इट हैड द सेम ब्रेक इवन पॉइंट इन लीटर्स एज द चॉकलेट फज। अब हमें चॉकलेट फज का भी ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं क्या हो रहा है उसमें। इन्होंने क्या किया है कि पहले बेटा चॉकलेट फज का ना ब्रेक इवन पॉइंट मालूम किया है, और जब ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है तो जस्ट फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय कर देते हैं हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। ठीक है, तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि हमें कितने लीटर्स बनाने हैं। आए डेटा को देखते हैं। देखो भाई, इसकी फिक्स कॉस्ट है 870, और इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है? 104। 104। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 870,000 डिवाइड बाई 104, तो आपके पास देखो ये 8365 लीटर्स आ रहे हैं। जी चलो, यहाँ तक बात ठीक हो गई, शुक्र है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब हमें क्या, क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच द वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर ऑफ द चॉकलेट क्रंच हैव टू बी चेंज बिफोर इट हैड द सेम ब्रेक इवन पॉइंट इन लीटर्स एज द चॉकलेट फज। अब हमने चॉकलेट फज का ना ब्रेक इवन पॉइंट मालूम कर लिया है। ओके, अब हम आएंगे कि इधर की वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर हम क्या करें। आए देखते हैं आंसर। लेट वाई डिनोट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट क्रंच सच दैट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द चॉकलेट फज इज 8365 लीटर्स। अब हमें चॉकलेट क्रंच का भी ना ब्रेक इवन पॉइंट कितना लेके आना है? 8365। तो ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब चॉकलेट फज की फिक्स कॉस्ट कितनी थी? सॉरी, चॉकलेट क्रंच की 725,000, हमने वो लिख दी। इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है। इसकी जो सेल प्राइस थी ना वो थी 220, और अब हम वेरिएबल कॉस्ट मालूम करना चाह रहे हैं। देखें ऊपर जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें वेरिएबल कॉस्ट हमने दी गई थी 136, और उसके साथ हमने निकाला कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे तो हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं आ रही, यहाँ पे बात आ रही है जस्ट ब्रेक इवन की। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक इक्वेशन बनाई है कि हमें चॉकलेट क्रंच का ब्रेक इवन निकालना है, किसके इक्विवेलेंट? चॉकलेट फज के। और अब हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन करनी है कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ताकि दोनों प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन सेम हो जाए। तो हमने क्या किया, 8365 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की। ये सारा सॉल्व करके हमें पता लग रहा है y इज इक्वल टू 133। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट जो हमने पहले कितनी ली हुई है चॉकलेट फज के केस में 136, अगर हम उसको 133 पे ले आएंगे, यानी कि इसको हम डिक्रीज कर लें बाय 3, तो दोनों यूनिट्स के ब्रेक इवन सेम हो जाएंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आपका बता दें। सर इसमें एक क्वेश्चन है कि हमने फिक्स कॉस्ट जो ली है वो चॉकलेट फज की क्यों ली है? आओ मैं कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। एक मिनट बता देता हूँ। आप ये जरा सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो दोबारा जरा।
variable cost per liter of chocolate crunch have to be changed. हमने देखो इसकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज करनी है, ठीक हो गया। सही। और कितने ब्रेक इवन लीटर्स लेके आने हैं, जितने किसके थे, चॉकलेट फज के। फज के। अब हम इसको सेपरेटली देख रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और इस प्रोडक्ट को सेपरेटली देख रहे हैं। इसके हमने ब्रेक इवन की यूनिट्स निकाल ली हैं। अब हमने जब इसके ब्रेक इवन की यूनिट्स निकालने हैं तो इसी की फिक्स कॉस्ट के साथ निकालेंगे ना, ठीक सर। ये बात है। जी उस्मान, ठीक कह रहे हो आप। जी बेटा, किसी और को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? सर एक मिनट, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन पे कर दीजिएगा। जी जी, मैं साथ साथ चाय पी रहा हूँ, आप लोगों ने पीनी है तो पी लो। जी जी सर, मेरे साथ भी चाय पड़ी हुई है। आज ठंड बहुत ज्यादा, मैं भी चाय पी रहा हूँ अभी इस टाइम। मैं भी बस अभी घर पहुंचा हूं ना, तो मैंने कहा कि चाय। देखो बेटा, ये फार्मूला क्या होता है जब हमें ब्रेक इवन यूनिट्स मालूम करने होते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स आते हैं कैसे, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो यहाँ पे ब्रेक इवन यूनिट्स हमने उतने ही लिए हैं जितने के चॉकलेट क्रंच के थे, हमने उतने ही आंसर लाना है। लेकिन यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर रहे हैं। ये इकराम या किसी और का कोई क्वेश्चन? उस्मान? जी बेटा। ठीक है, आगे चलें। मुदस्सिर ठीक है अब आपको बात? जी। आओ बेटा, देखो दोबारा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि हाउ मच वुड द वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर ऑफ द चॉकलेट क्रंच हैव टू बी चेंज। तो हमें आंसर 133 नहीं बताना, ठीक है। हमें आंसर 133 नहीं बताना, बल्कि हमने क्या बताना है, ₹3 कि हमें वेरिएबल कॉस्ट 3 से चेंज करनी पड़ेगी, 3 से डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऑप्शंस अगर आए तो 133 भी लिखा हो, 3 भी लिखा हो, 136 भी लिखा हो। तो आपने आंसर किस पे करना है, डिक्रीज बाय ₹3 पे। और आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो ठीक हो गया। आप थर्ड पार्ट जरा बेटा आप लोग पढ़ो, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आ रहा। जी, कंपैरिजन में डिक्रीज हो रहा है। जी, थर्ड पार्ट आ गया। द फर्म इज प्लानिंग टू सेल आइसक्रीम इन फैमिली पैक्स। ईच पैक विल कंटेन्स 2 liters ऑफ चॉकलेट फज एंड 3 liters ऑफ चॉकलेट क्रंच, ठीक है। पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो फज का है और दूसरा क्रंच का है। If family packs are introduced,
the company will have to stop selling ice cream in their present packing, and the present cost of individual packing will be saved. However, the cost of packing material of family pack will be rupees 100 each. Assume total fixed cost in this case will amount to rupees 820,000 instead of the fixed cost given above. The sale price per liter will remain the same. Present calculations to show what quantities of the two types of ice cream must be sold by the company in the coming year to reach break even. तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसको डाइजेस्ट करें और इसके ऊपर कोई मेथोडोलॉजी सोचें, क्या हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे और कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ी सी वर्किंग करें। वेलकम निदा। निदा, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन ऑफ स्प्रिंग 2015 और ये है फॉल का, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मैंने पास पेपर्स अभी आपके पास भेजे हैं, पेज नंबर 67 पे ये क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, अभी हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट किया है। आपने में ज्वाइन किया है तो अभी थर्ड के साथ ही आप हमारे साथ वर्किंग करें। ओके सर। जी बेटा, जो लोग हमारे साथ पहले से क्लास में थे वो कोई अपना इनपुट देना चाहें, कोई अ, अपना कंसर्न है, कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो बताएं। तो सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि जो वेरिएबल कॉस्ट में पैकिंग दी हुई है ना, तो जी सर ये नीचे क्वेश्चन में तो पैकिंग को तो ये फिक्स्ड कॉस्ट में लेके जा रहा है सर। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं कर रहा। सर ये कह रहे हैं ना कि एज्यूम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन दिस केस विल अमाउंट टू 8,20,000 इंस्टेड ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट गिवन अबव। जी बेटा, वो ये फिक्स कॉस्ट इस हवाले से कह रहा है। देखो इसकी कितनी थी, 870, और इसकी थी जी सर। 705। इन दोनों को कह रहा है इग्नोर कर दें, और अब आप फिक्स कॉस्ट लें 820, वो इसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी उस्मान, आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग एंड लीटर्स का बता दें। फिक्स कॉस्ट तो मेंशन है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग 100 हो जाएगी अब, और लीटर्स ही हमने मालूम करने हैं क्योंकि ब्रेक इवन उसने कहा हमें मालूम करें। जी बेटा, कोई एब्स्ट्रैक्ट तो जहन में आ गया ना? आओ अब इसका आंसर देखते हैं। दिस इज थर्ड का आंसर है ये, देख लेते हैं। नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ पैकिंग जो है ना वो फिक्स कॉस्ट नहीं है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और देखो उन्होंने बनाया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हम पहले पर पैक निकाल लें। सेल्स हम करेंगे 240 इंटू 2 एंड 220 इंटू 3, क्योंकि देखो इसकी प्राइस कितनी है 240, इसकी प्राइस है 220। तो हमने बेचने हैं 2 लीटर्स ऑफ चॉकलेट फज, 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और 3 लीटर्स हमने बेचने हैं चॉकलेट क्रंच के, तो 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये हमारे पास हो गया 240 इंटू 2 एंड 220 इंटू 3, ये कितना बन गया 1140। दिस इज द सेल प्राइस। अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेटा, 82 इंटू 5। दोनों जो प्रोडक्ट्स है ना, इनकी जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना पर लीटर आइसक्रीम की, वो 82 ही है। तो 2 लीटर इसके हैं, 3 लीटर इसके हैं, टोटल कितने हो गए 5 लीटर्स। तो 82 इंटू 5, 410। अब ये दोनों जो आइसक्रीमें हैं ये एक ही
पैक में पैक होंगी और उसकी कॉस्ट है 100, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी बन गई पूरे पैक की 510, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया हमारा 630। अब हमारी फिक्स कॉस्ट हो चुकी थी 820, डिवाइड में हमने कर दिया 630, तो ये हमारे पास आ गए 1302 पैक्स। और अगर हमने मालूम करना है इसमें फज के कितने लीटर्स होंगे और क्रंच के कितने लीटर्स होंगे, तो फज के थे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दीज नंबर ऑफ लीटर्स एंड दीज नंबर ऑफ लीटर्स फॉर क्रंच आइसक्रीम। और अगर इसकी बेस पे आप अभी इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे तो आपके पास ब्रेक इवन आ रहा होगा। ठीक है बेटा। किसी का कोई कंफ्यूजन? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पता नहीं जब खुद कर रहे होते हैं तब क्यों नहीं सॉल्व होते। देखो बेटा, इसका ना तरीकाकार क्या है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, आप उनको पहले ना डाइजेस्ट करो और उनको स्मॉल सेगमेंट्स में करने की कोशिश करो। जैसे देखें, अभी हमने इस क्वेश्चन के ऊपर यही कहा कि 2 लीटर्स हो गए, 3 लीटर्स हो गए, पैकिंग कॉस्ट अब ये हो गई है, फिक्स कॉस्ट ये हो गई है, ये वाली फिक्स कॉस्ट खत्म हो गई है, पैकिंग कॉस्ट 54 दोनों में थी, अब वो खत्म हो गई, अब दोनों एक ही पैक में पैक होके जा रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास ये है। आपको हमने जब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पढ़ाया है तो हमने कहा है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेट निकालते हैं। तो यहाँ पे अब सेट में क्या हो गया है, 2 लीटर इसके हैं, 3 लीटर उसके हैं, उसकी बेसिस पे हमने ये वर्किंग की है। और ये अभी आपकी लर्निंग फेज है ना, अभी देखो आप लर्न कर रहे हो, कोई बात नहीं। इसके मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लास में ज़रा एडवांस लेवल का क्वेश्चन निकाल के लाऊं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और डिफरेंट डायमेंशंस में आप लर्न कर सको। ठीक हो गया बेटा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अ, अभी कोई कंसर्न है, कोई कमेंट्स हैं क्वेश्चन के ऊपर? दोबारा आ जाते हैं, तीनों रिक्वायरमेंट्स देख लें। निदा, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं इस क्लास के बाद इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा जिसमें आपको ये फर्स्ट टू पार्ट्स भी समझ आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें ये थर्ड पार्ट ही था। ओके सर। कि बाकी बच्चे ओके करेंगे तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक हो। अच्छा बेटा, अब मैं ये एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर कर दी थी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स की ना इस तरह की शीट्स बना दूंगा ताकि जहाँ आप आखिरी दिन जब पेपर में अपीयर हो रहे हो या आखिरी दिनों में तैयारी कर रहे हो तो इस शीट से गो थ्रू हो, तो आपको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हम आते हैं बेटा इसी पास पेपर्स के ना एसएमए का ही है 78 नंबर पेज पे। ये आगे 78 नंबर पेज। ठीक हो गया जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम देखें आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो यही जो पास पेपर्स आपके पास भेजे हैं इनमें से तीन ही शायद, तीन क्वेश्चन जो हैं जो अच्छे हैं, बाकी इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो आए इनको हम देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्या डिसाइड किया जा रहा है। पहले आप पढ़ा करें रिक्वायरमेंट ताकि फिर हमें क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने में आसानी हो जाए। कंप्यूट द फॉलोइंग: द एस्टिमेटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फॉर द ईयर ended 30th June 2015 based on the budgeted income statement prepared by the assistant finance manager। तो आपसे कहा गया है ब्रेक इवन पॉइंट आप मालूम करें, ठीक है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है। क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो लें तो फिर इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं।
चलो अभी इधर अजान हो रही है, उसके बाद मैं इस सवाल को डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आओ बेटा, तो हमें ये डाटा दिया गया था, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मतलब हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने ब्रेक इवन मालूम करना है और ब्रेक इवन के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट ही चाहिए होती है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, एज्यूम डेट ऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 100% वेरिएबल कॉस्ट। तो इस केस में ये जो ग्रॉस मार्जिन है, यही कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। ओके हो गया। सर इसके इसमें जो अलावा कमीशन है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे? जी जी, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। यानी कि पहले तो ये बात होगी ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, क्या इसके अंदर कोई फिक्स एलिमेंट तो नहीं है? जी, इसके अंदर फिक्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कह सकते हो। और जब हम इसमें से सेल्स कमीशन लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, अच्छा जी, क्या कमेंट आए हैं? अच्छा ठीक है। और बेटा अब इसका हम जरा देखते हैं आंसर। जी, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 2015 बेस्ड ऑन करंट बजट। अच्छा जी, हमारे पास क्या फिगर्स हैं? ये हमारे पास आ गई सेल्स, और उन्होंने क्या कर दिया, 8420 इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, और जो था सेल्स कमीशन 3888, वो भी माइनस कर दिया। तो ये जब माइनस किया तो दोनों चीज़ें माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और उसको सेल्स के ऊपर डिवाइड करके उन्होंने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो ये आ रही है 20.85% और 21%। तो आप दोबारा डेटा से देखकर जरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल लें। ये सेल्स है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, और ये कमीशन जो था वो भी वेरिएबल ही है, क्योंकि डिपेंडेंट है ऑन सेल्स। ठीक है, तो आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ये एसन हसीब, सॉरी हसीब, 3242 क्या निकाला आपने? सर कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा ठीक हो गया, फिर इसको डिवाइड कर दो इसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। तो आपके पास ये 20.85 या 21% हमने इसको राउंड कर दिया। और अब हमने ब्रेक इवन निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं बेटा, ये दिए गए हैं 180 के। ठीक है, तो 180,000 डिवाइड बाय 0.21, हमारे पास आ गया है ब्रेक इवन पॉइंट, कि हम इतने रुपीस की सेल करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन होगा।
देख लेते हैं हमसे क्या मांगा था। द एस्टिमेटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ही मांगा था उसने फॉर द ईयर एंडेड बेस्ड ऑन द बजट इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। एक ही फेस कॉस्ट थी इसके अंदर, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने निकाल कर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है द एस्टिमेटेड ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज for the year ended June 30th, 2015 if the company employs its own full-time sales personnel। अब इसके अंदर थोड़ा सा देखा जा रहा है कि हम अपने सेल्स एजेंट को ना रखें, बल्कि उसकी जगह अपनी सेल्स फोर्स रख लें। ठीक है, तो वो क्या था यहाँ पे था, मंजीज मार्केटिंग मैनेजर इज एवेल्यूटिंग द इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट डिमांड। क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने कहा कि जी हमारा 25% की जगह अब 30% आप कर दें। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें वो एडवांटेज में है या नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, फुल टाइम सेल्स पर्सनल रख रहे हैं। द कंपनी शुड हायर 3 इंडिविजुअल्स एट एन एस्टिमेटेड एनुअल सैलरी ऑफ 40,000 ईच। ठीक है, ये हमारी एनुअल सैलरी आ गई। और जब ये हम देंगे तो दिस विल बिकम अ फिक्स कॉस्ट प्लस कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स, और दिस 5% विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट। In addition, a sales manager would be employed at a fixed annual salary of rupees 254,000। तो 40,000 इंटू थ्री, 120,000 तो ये भी होगा, और 254,000 हमारी फिक्स कॉस्ट ये भी आ गई। ठीक है, और ऑलरेडी 180,000 पहले से हमारे पास फिक्स कॉस्ट थी। लेकिन अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट वो 25% सेल्स कमीशन के साथ नहीं होगी, बल्कि वो 5% सेल्स कमीशन के साथ होगी। It is estimated that all other fixed costs as well as the variable cost percentages will remain the same as estimated in 2015 budgeted income statement। तो बेटा अब आप बताओ कि ये प्रपोजल हमारे लिए ठीक है कि नहीं, कि हम अपने सेल्स एजेंट्स हटा दें और उसकी जगह अपने सेल्स पर्सनल हायर कर लें। कैलकुलेशन करके आप बताएं ज़रा। सर इस दफ़ा हमारा नेट कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो 6352.5 आएगा। और देख लेते हैं। जी ठीक हो गया, 6352 आ रहा है। ठीक हो गया, शाबाश। बाकी लोग भी ट्राई करें। सर इसका ब्रेक इवन पॉइंट 135 1219 आ रहा है सर। ठीक हो गया, ये देख लो आपके सामने मैं सोल्यूशन ले आया हूँ। यस सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना काफ़ी सारे, वो उसमें भी हैं, मैथ यूजरे में भी, कि आप फर्दर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कितना कर लें तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा या हमारी सेल्स इंप्रूव हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो उस तरह से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है जी बेटा, किसी कोई क्वेश्चन या इस पे कोई क्वेरी है बताओ, कोई कमेंट है। शाबाश। ठीक है, अगले पार्ट पे चलें। दिस इज द बी पार्ट। अब हम आते हैं सी पार्ट पे।
इकराम, आप सुन रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ कर भी रहे हो कि नहीं इकराम? अब आप वो हो गए हो, पैसिव वॉइस में चले गए हो, पैसिव टोन में चले गए हो बल्कि। अच्छा जी। विक्रांत जो हमारे साथ हो, ठीक हो, शाबाश। अच्छा, और सी पार्ट, if the estimated sales volume in rupees that would be required for the year ended June 30th, 2015 to yield the same net income as projected in the budget income statement, if management continues to use the independent sales agent and agrees to their demand for a 30% sales commission। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट कमाया था 2052 का। वो कहते हैं जितना हमने यहाँ पे बजट किया है इतना ही हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और हम सेल्स एजेंट को 30% देने के लिए तैयार भी हो गए। तो हमें बताएं जरा सेल्स वॉल्यूम इन रुपीस, ठीक है? और याद रखेंगे 33% जो है ना वो टैक्स भी है। तो जरा आंसर निकालें इसका। जी बेटा। सर 1125000, 1 million 1.125। ये आंसर आ रहा है। 1125000। ये 20 मिलियन आ रहा ये है। नहीं है सर? 20 मिलियन आ रहा है। गलत है तो मैं चेक चेक करो थोड़ा, करता ये हूँ। आंसर किया मैंने। सर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट के थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो वही वाली रहेगी ना जो पहले थी, 180,000। हमने उसके साथ तो चेंज नहीं करेंगे ना। सर ये 2052000 कहाँ से आई सर? ये यहाँ से आएगा ना बेटा। देखो हमने कितना प्रॉफिट कमाना है, हमने 2052 प्रॉफिट कमाना है ना। और जी सर। ये फिगर है इन थाउजेंड्स। वो सही हो गया सर, सही हो गया, ठीक हो गया। सर आगे कोई थ्योरी का पोर्शन रहता है? थ्योरी का पोर्शन मेरा नहीं ख्याल। अभी हमने जो करना है ना, इसके बाद इंशाल्लाह करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। और आप प्राइसिंग को कह सकते हो, प्राइसिंग जो है ना उसमें थ्योरी भी है खैर, और हमने एक प्राइस भी सेट करनी होती है। उसमें वही आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली, उसमें कैसे प्राइस सेट होती है। बस अब मेरे ख्याल से थ्योरी खत्म है, थ्योरी हमने पहले पढ़ ली है। सही सर। लीनियर प्रोग्रामिंग रहता है हमारा, और उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग रह गया है। बस यही चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। यहाँ सिलेबस में खोल लेता हूँ। सर मैक्सिमम हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बेटा कोशिश है इंशाल्लाह कि 31 मार्च तक हो जाए, ताकि अप्रैल की आप लोग अटेम्प्ट दे सको। इंशाल्लाह। ओके सर। सर अप्रैल बहुत जल्दी नहीं है?
तो बेटा देखो ना, ये वाला पेपर आप दे लो, बाकी आप एफएम का है वो आप जून में दे देना बेशक आप। ओके। इस पेपर में इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, कम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब हम देखो ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रेलिवेंट कॉस्ट और शॉर्ट टर्म डिसीजन पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो ये है प्राइसिंग डिसीजंस, और उसके बाद है ये ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके बाद ये जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये भी छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ये रिस्क अनसर्टेनिटी के अंदर भी मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स मिनिमैक्स का ग्रेड आता है। और एक जो टॉपिक रह जाएगा थोड़ा सा, जो जिसपे आपको टीचर की जरूरत होती है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो ये हमारा सारा सिलेबस है, तो ये एंड आ जाता है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि रमज़ान में भी क्लासेस लेके ना हम ख़त्म करें और आप अप्रैल के पेपर में अपीयर हो जाओ। हाँ ये बेटा हो गया क्वेश्चन, आगे चलें। यस सर, ये वाला हो गया क्लियर। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह बेटा कोशिश करता हूँ, एक हम क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास ख़त्म करेंगे। एक और क्वेश्चन जो है ये है 108 पेज पे, इस पे आते हैं। जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये 1। ठीक है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये केस स्टडी के तौर पे आया था। इसको देख लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, कैलकुलेट द इम्पैक्ट the order would have on Computers Division's net income if submitted bid of rupees 96,466 is accepted by healthcare hospital. Okay, तो ये क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द इम्पैक्ट द ऑर्डर वुड हैव on Computers Division's net income if submitted bid of rupees 96,466 is accepted by the healthcare हॉस्पिटल HCH। तो और क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन में है क्या, बातें सारी क्या हो रही हैं, ताकि पहले क्वेश्चन का हमें फ्रेम पता लगे, उससे आप गो थ्रू हों जरा, फिर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन को। एडवांस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड was incorporated in 2003 as a limited liability company under the company's ordinance 1984. The ATL is a multi-product company with two completely independent revenues and cost divisions: computer division and accessory division. Computer division is engaged in the manufacturing of high-quality laptops with related peripherals, and accessory division manufactures laptop accessories. Both divisions do not share any sort of cost or revenues except head office resources. Divisional specific information is provided below.
तो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा वो डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट के हवाले से भी कंसिडर हो सकता है, और इसमें रिक्वायरमेंट ब्रेक इवन की भी है। तो क्या है, हमारे पास दो डिवीजन है, वन इज कंप्यूटर डिवीजन एंड अदर इज एसेसरी डिवीजन। कंप्यूटर डिवीजन जो है वो हाई क्वालिटी लैपटॉप्स बना रहा है और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बनाता है, और एसेसरी डिवीजन जो है वो लैपटॉप की एसेसरीज बनाता है। ठीक है जी। डिवीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। कंप्यूटर डिवीजन क्या कर रहा है, आए इसको देखते हैं। कंप्यूटर डिवीजन मैन्युफैक्चर्स हाई क्वालिटी लैपटॉप्स विद स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एज वेल। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के साथ भी बना रहा है, और अगर कोई कस्टमर कह देता है जी इसके अंदर हमारी इतनी रैम हो, इतनी हार्ड डिस्क हो एंड सो ऑन हो, तो हम उसके मुताबिक भी कुछ कर सकते होंगे। द डिवीजन इज ऑपरेटेड एट 80% ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी ड्यूरिंग द ईयर जस्ट एंडेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स कमीशन आ गया, नेट सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स्ड एंड कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई, इनकम बिफोर टैक्सेस, और इनकम टैक्सेस हमारे पास 33% के हिसाब से, और नेट इनकम हमारे पास आ रही है। दिस इज फॉर कंप्यूटर डिवीजन। अच्छा, द कंपनी एक्सपेक्ट्स continued operations at 80% of capacity and recently submitted a bid for 1,000 laptops to healthcare hospital of rupees 96,466 per laptop, specifically designed for HCH। हम अभी ऑलरेडी 80% पे तो काम कर रहे थे, और एक जगह हमने 1,000 लैपटॉप देने के लिए बिड सबमिट कर दी है, और बिड सबमिट की है हमने 96,466 की। जब आप लोग भी प्रैक्टिकल फील्ड में हो गए या ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि बिड कैसे सबमिट की जाती है, पेपर रूल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, और जो टेक्निकली एंड फाइनेंशियली कंपैरेटिव में हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उनको बिड मिल जाती है। ठीक है, पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन करनी पड़ती है, फिर फाइनेंशियल करनी पड़ती है। There will be no additional fixed cost for this bid and also for coming year 2017। तो एडिशनल कॉस्ट इसके ऊपर कोई नहीं है। आइए देखते हैं ये 96,000 का ब्रेकअप उन्होंने कैसे बनाया। ATL used a pricing formula in driving the bid amount. The formula being used is as under। उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि डायरेक्ट मटेरियल हमारा इसके ऊपर इतना लगेगा, डायरेक्ट लेबर हमारी इतनी लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो बता दिए गए। बेटा हर चीज़ के ऊपर आपने ना फोकस रखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। दैट इज 55% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। 30,800 का 55% लेके देखो इतनी बनता है। यस सर, ये ठीक हो गया। एस्टिमेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स हैं 10% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे आएंगे उसका 10% है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे, इसका फिर 10% उन्होंने ले लिया, यहाँ से जीरो स्किप हो गया, तो ये कॉर्पोरेट ओवरहेड्स आ गए। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट हो गई एक्सक्लूडिंग सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन के अलावा ये कॉस्ट बन रही है इतनी। एड 30% फॉर प्रॉफिट एंड टैक्सेस, उसके अंदर उन्होंने अपना मार्कअप ऐड ऑन किया है टैक्सेस वगैरह के लिए। ये बन गया 84,890। और कह रहे हैं सजेस्टेड प्राइस विद प्रॉफिट बिफोर सेल्स कमीशन, और सेल्स कमीशन के साथ इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसको ग्रॉस अप कर दिया है, और ये बन गया अमाउंट 96,466। यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि हम सेल्स कमीशन देंगे। मेरा इस क्वेश्चन पे एतराज़ है, वो ये कि देखो आप यहाँ पे सेल्स फोर्स को इंगेज नहीं कर रहे आप। या तो ये सेल्स फोर्स ये बिड प्रपोजल लेकर आई हो ना, तो फिर बात है। आपने अगर खुद जैसे पेपरा की वेबसाइट पे भी ना सारे जो भी बिड्स आती है ना, वो उसकी एडवर्टीजमेंट वहाँ पे अवेलेबल होती है। अगर आपने उसके साथ किया है तो आपको ये सेल्स कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स कमीशन तो उसी सूरत में दिया जाएगा कि सेल्स फोर्स कोई सेल्स लेकर आए। तो फिर हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि ये भी प्रपोजल जो है ना वो सेल्स फोर्स लेकर आ रही है, और उसको आपने 12% कमीशन देना है। तो आप ये देखो 84,890 से आप 96,000 क्रिएट कर सकते हो। जी सर, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.88 के साथ। जी जी, देखो ये मैंने किया है सॉल्व, नजर आ रहा है आप लोगों को? उल्टा नजर आ रहा है या सही नजर आ रहा है? सही नजर आ रहा है सर। चलो ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा
96,466। सारे से एग्रीड हैं? फिर आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का। यस सर एग्री। ठीक हो गया, तो ये उन्होंने अपनी वर्किंग की है। हमारी वर्किंग से हम इससे एग्री नहीं है, क्योंकि हमने रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ी हुई है, हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ी हुई है, हमें इसमें फिक्स कॉस्टों को कंसिडर नहीं करना चाहिए, एंड सो ऑन। अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। अब आगे बेटा, एसेसरी डिवीजन। Accessory division manufactures a line of laptop accessories that are sold to retailers, distributors and computer division as well. ये कंप्यूटर डिवीजन को भी सेल कर देते हैं ऑन मार्केट प्राइस। हमने भी नेक्स्ट चैप्टर जो इंशाल्लाह पढ़ना है, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। उसमें यही होता है कि आप जो विद इन अ कंपनी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आप सेल करते हैं, यानी कि आउटसाइड द कंपनी भी सेल कर रहे हैं आप, रिटेलर्स को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, होलसेलर्स को भी, और विद इन अ कंपनी भी आप किसी और डिवीजन को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इस डिवीजन को भी आप सेल कर रहे हैं किस पे? मार्केट प्राइस पे, इफ डिमांडेड, अगर वो डिमांड करता है। द डिविजनल हेड मिस्टर सगीर has just received the sales forecast for the coming year for the division's three products: laptop cooling pad, laptop positioning table, and laptop carrying bag. Accessory division has experienced considerable variances in sales volume and variable cost over the past 2 years, and Mr. Sagir believes that forecast should be carefully evaluated from a cost volume profit viewpoint. Following is the preliminary budget information for coming year 2017. तो ये जो तीन तीन प्रोडक्ट्स थी एसेसरी डिवीजन की, कैरिंग बैग्स, कूलिंग पैड एंड पोजिशनिंग टेबल, उनकी डाटा दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, सेल्स के यूनिट दिए गए हैं बेटा पहले। ये भी 25,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, ये 25,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, और ये 50,000 सेल कर रहे हैं। यानी अगर हम रेशो बनाएंगे तो 1:1 और 2 की रेशो बन जाएगी, क्योंकि हमने एक सेट भी बनाना होता है ना मल्टी प्रोडक्ट में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे दी गई है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी पर यूनिट हमें दे दी गई है। फॉर कमिंग ईयर डिवीजन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज बजटेड एट ₹56 million। ये कौन सा है? ये एसेसरी डिवीजन का है, डिवीजन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एंड द डिवीजन फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर फोरकास्टेड टू ₹16.8 million। ये सारा डाटा इसी के मुतालिक आ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी, यहाँ फिक्स कॉस्ट दे दी। डिविजनल बिजनेस हैज अ टैक्स रेट ऑफ 33%। ओके, तो ये सारा डाटा हमने बेटा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या 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 कहा है कि कैलकुलेट द इम्पैक्ट द ऑर्डर वुड हैव ऑन कंप्यूटर्स डिविजन्स नेट इनकम इफ सबमिटेड बिड ऑफ ₹96,000 एक्सेप्टेड बाय द हेल्थ केयर हॉस्पिटल। अब हमने इन्होंने हेल्थ केयर हॉस्पिटल को कहा था कि हम आपको 1,000 लैपटॉप दे देंगे और एक लैपटॉप देंगे 96,466 का। कहते हैं अगर उन्होंने ये ऑर्डर इनका एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी, आप हमें 1,000 लैपटॉप दे दें और इस प्राइस पे दे दें, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारी नेट इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर की नहीं बात कर रहा अभी मैं आपसे कि आंसर क्या होगा इसका, जस्ट कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि अब हमने करना क्या है। और इसका जब हम सोल्यूशन देखेंगे ना, तो फिर आपको वहाँ पे इसके अंडरस्टैंडिंग आती है। आज जो बेटा इसका आंसर देखते हैं, ये है पेज 109।
इसका आंसर शायद यहाँ पे तो नहीं दिया गया कि नहीं दिया है, तो अभी देख लेते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपके ख्याल में जब ये हम एक्सेप्ट करेंगे हमारी नेट इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप लोग ट्राई करो जरा इसका आंसर निकालने की। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम ऊपर जो डाटा है ना उसको सामने कर लें। ये डाटा आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, अब आप बताएंगे अगर हमने 1000 यूनिट्स इनको सेल किए इस प्राइस पे, तो हमारी नेट इनकम के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? ट्राई करें, अदरवाइज फिर मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। अब हमने देखना होगा कि हमारी रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, हमें कौन सी कॉस्टें एक्स्ट्रा इंकर्ड करनी पड़ेंगी टू प्रोड्यूस 1000 लैपटॉप्स। जी बेटा। पर यूनिट क्या बनेगा रेलिवेंट कॉस्ट, आप बताते जाओगे जरा, मटेरियल के लिए क्या बनेगी? हाँ भाई इकराम। दीप, मुदस्सिर, उस्मान। कुछ तो बात करो भाई। सर ये इन्होंने जो दिए हुए कार्ड ये नहीं होगा। नहीं देखो भाई, हमने रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ चुके हैं ना, तो अब यस हमें सर। हमें देखना है कि क्या क्या होगा। इधर देखें आप, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ये तो रेलिवेंट है। ठीक है, और कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फिक्स। फिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से भी यस। देख लेते हैं जरा। बोथ डिविजन्स डू नॉट शेयर एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यूज एक्सेप्ट हेड ऑफिस रिसोर्सेज। ठीक हो गया? यहाँ पे वो जस्ट उसके साथ ना ये 10% कॉर्पोरेट ओवरहेड्स ऐड कर रहे हैं। सही। ये तो फिर नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं होंगे। फिर ये 30% फॉर प्रॉफिट एंड टैक्सेस जो ऐड करें ना, ये भी नहीं होगा। सेल्स कमीशन होगा। सेल्स कमीशन कितना है, बता सकते हो आप? सेल्स कमीशन कितना बनेगा बेटा? 11,576। हाँ शाबाश, इन दोनों का डिफरेंस। और अदरवाइज आप स्टेट में इस अमाउंट का 12% ले लो, तो ये वो भी आपका सेल्स कमीशन हो जाएगा। तो इन फैक्ट हमारे पास, अगर हम इस पे आ जाएं, $15,866 जो है
वो ये बन जाएगा हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसी तरह डायरेक्ट लेबर कर लेते हैं, वो है 30,800। हम सपोज करते हैं कि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें इनकट करनी पड़ेगी, आल्दो वो अभी 80% ऑफ द कैपेसिटी काम कर रहा था, हम समझ लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द जस्ट मशीन है वो। ठीक है, ये 75,182 क्या निकाला है इकराम, आपने टोटल निकाल दिया है? जिससे टोटल कॉस्ट। अच्छा ठीक हो गया, और देख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वो जो थे 55% ऑफ द लेबर कॉस्ट ना। ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं सेल्स कमीशन। ये है 12%। अभी हमें बताया था मुदस्सिर ने 11,576। ये हो गया। तो ये हमारी कॉस्टें बनेंगी जो कि इससे रेलिवेंट है। ठीक है, ये 75,182 अभी हमें इकराम ने भी यही बताया है। ठीक हो गया। अच्छा रुको सर ये जो जी बेटा। सर ये जो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं इनमें वेरिएबल और फिक्स दोनों आएंगे ना? ये इसमें तो ये वेरी हम समझेंगे ना। सर अगर मतलब अगर हम ऐसे करें कि ऊपर जो इन्होंने हमें दिया हुआ है सेग्रीगेशन करके, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएबल एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो फिक्स्ड है, जो ऊपर वाले डाटा में हमें दिए हैं, उनको ऐड करें और उसमें हम देखें कि वेरिएबल ओवरहेड्स की परसेंटेज कितनी है, तो वो 60% बनती है। तो सर फिर इस केस में जो हमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हैं, उनका 60% ले तो वो वेरिएबल होगा। ठीक है, और चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये सोल्यूशन बेटा मुझे मिल गया इसका। ये पेज नंबर 102 पे अवेलेबल है। आओ इधर ही देख लेते हैं कि ये इन्होंने क्या कैसे वर्किंग की हुई। ठीक है, देखें सेल्स थी 96,000। उन्होंने उसका ना पूरा इम्पैक्ट बना दिया है इनकम स्टेटमेंट पे। 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिगर आ गई। सेल्स कमीशन हमने अभी निकाला है 11,576, उन्होंने भी उसको भी 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फिगर आ गई। अच्छा जी, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ग्रॉस मार्जिन समझ लो आप आ गया। फिर आगे वेरिएबल कॉस्ट 15,866 मटेरियल की थी, उसको भी 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी 30,800, उसको भी 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इन्होंने कहा है कि 30% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अनिता आप यही बात कर रही थी? ये सर कि हम लोग इसकी मतलब ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों थे, तो हम उसका में से वेरिएबल का पार्ट निकालेंगे, इसलिए ये कह रही थी। ठीक हो गया, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये 108 पेज पे आते हैं। 108। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आप ये कह रही हो? जी सर, ये जो उन्होंने वेरिएबल और फिक्स दोनों दिए हुए हैं ना, तो मैं ये कह रही थी कि इनसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हम्म, टोटल में वेरिएबल कितनी है। हाँ ठीक है, कैसे करेंगे? 4545 डिवाइड बाय 15150। ठीक है। हाँ बेटा, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट लेबर है ना, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएबल बताए गए हैं 4545 हैं। तो आप 4545 को डिवाइड करो जरा 15150 से, तो ये बन जाते हैं 30%। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ना वो 30% वेरिएबल हैं इन रिलेशन टू डायरेक्ट लेबर। ठीक है बेटा, तो जब भी यहाँ पे जब उन्होंने सोल्यूशन किया है, तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी ना, उसका 30% क्या ले लिया है, एस्टिमेटेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये इसका 30% लेके 9240 आ गया, इसको भी 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिगर हमारे पास आ गई। इधर से इन्होंने ये इन तीनों को जमा जब किया है, तो ये बन गया 55,906। इस ग्रॉस मार्जिन में से भी हमने ये वेरिएबल ओवरहेड लेस कर दिए, तो ये हमारे पास आ गया एडिशनल कंट्रीब्यूशन बिफोर टैक्स, यानी कि आप इसे कह सकते हो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है,
इसको जब हमने टोटल में देखा है तो हमारे पास आ रहा है ये 28,984 मिलियन। 33% इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो एडिशनल इनकम ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिड हमारे पास आ जाएगी 19,490। अब वो वाला जो बात रह गई कि जी इन्होंने यहाँ कहा था कि इन्होंने लिया था 55% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये इनकी कैलकुलेशन थी। ठीक है, हमें देखना है कि इनफैक्ट रिलेशनशिप है क्या। वो यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि डायरेक्ट लेबर के साथ इसका रिलेशनशिप है 30%। तो उसके बेसिस पे जब हम ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो एडिशनल इनकम जो उनके पास आएगी अगर ये बिड एक्सेप्ट हो गई दैट इज 19 मिलियन। जी बेटा इस पे कोई कमेंट? आप इसमें देख सकते हो हसीब के कॉर्पोरेट जो थे ना फिक्स कॉस्ट वो यहाँ कंसिडर कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो एलोकेटेड आ रही थी। वो टोटल में वैसी की वैसी ही है जब ये लैपटॉप का हमने ऑर्डर नहीं भी लिया। तो दैट्स वाई हमें सिर्फ रेलिवेंट कॉस्टों को यहाँ पे कंसिडर करना है। जी उस्मान आप बताएं, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बता दो। और हमारा बेटा ये कंट्रीब्यूशन जब बढ़ेगा ना तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा, इसके ऊपर हमें 33% टैक्स देना ही देना है। जी बेटा सही है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जो सेल्स फोर्स थी ना हमारी, वही ये ऑर्डर हमें गेट करके देगी। अदरवाइज ये 12% जो है ना, ये भी इस केस में रेलिवेंट नहीं बनता। अगर कंफर्टेबल हैं तो फिर आगे चलते हैं। सर ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एट द रेट 30% डायरेक्ट लेबर, सर ये क्यों एज्यूम किया, हालांकि वो तो 55% ले रहा है। जी जी देखो बेटा, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस और पहले कर चुके हैं, ये हमारे ना एक एक लेमैन ने या अकाउंटेंट ने भी से कह दो उसने बनाई है। उसने कहा कि जी देखो इसमें तो इस तरह उसने ये कॉर्पोरेट ओवरहेड्स भी शामिल कर दिया 10%। उसने 30% फॉर प्रॉफिट एंड टैक्सेस भी शामिल कर दिया है जिससे हम मार्कअप कहते हैं। और यहाँ पे उसने कहा कि 55% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, ये एस्टिमेट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। हमने जब इसके प्राइम स्टेटमेंट को जाके देखा तो वहां हमें पता लगा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है ना जो वेरिएबल हैं और उसका रिलेशनशिप हमने लेबर के साथ ही देखा है, तो वो 30% होते हैं। दैट्स वाई जब हमने इसका सोल्यूशन किया तो जो लेबर कॉस्ट थी ना उसका 30% ही हमने वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लिए हैं। उसका हम ये समझ सकते हैं कि उसने 55 जो दिए थे ना उसके अंदर फिक्स भी थे। यहाँ पे जो लिए एक सेकेंड, इसके अंदर हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यहाँ पे उसने बताया ना, इसने बताया ये नहीं बताया कि सिर्फ ये वेरिएबल हैं, इट मे बी फिक्स्ड एज वेल। इसके अंदर उसने शामिल किया हो। ये 55% देखो ना, उसने टोटल के ऊपर एक इम्पैक्ट लेने की कोशिश की होगी। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और हमें वहां पता था कि 30% ही वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं। दैट्स वाई अब हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा बेटा अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। Assume that healthcare hospital has rejected computer division's bid। उन्होंने कहा भाई ये 96,000 बहुत ज्यादा है, बट हैज स्टेटेड दैट इट इज विलिंग टू पे 74,250। वो कह रहे हैं हम इतने पैसे देंगे आपको ईच ऑफ दीज लैपटॉप्स। शुड कंप्यूटर डिवीजन मैन्युफैक्चर द ऑर्डर फॉर काउंटर ऑफर, एक्सप्लेन योर आंसर एंड शो कैलकुलेशन। अब उन्होंने हमें कहा है कि हम 74,250 पे आपके साथ काम करना चाहते हैं, अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो आ जाएं। अब हम देखते हैं क्या होता है। हमने 74,250 के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सेल्स कमीशन भी फिर 12% इसके हिसाब से निकलेगा। ये वर्किंग हो गई, ये सारे 1,000 से मल्टीप्लाई हैं उनको हम देख लेते हैं भी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वही की वही रही, लेबर कॉस्ट भी वही की वही रही, और
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वही की वही रही। ये कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पे कर दूँ, देखो यहाँ पे 55,906 आ रहा था, यहाँ पे 55,906 आ रहा है। अब इनको कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिफोर टैक्स कितना मिल रहा है? 9434। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये 9434 आ गया। ओके हो गया। इन सबको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन बिफोर टैक्स तो आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? कंप्यूटर डिवीजन शुड एक्सेप्ट काउंटर ऑफर एक्सप्रेशन इज, क्योंकि स्टिल हमारे पास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई हमें ये काम कर लेना चाहिए। जी बेटा, इसमें से अगर हम टैक्स देना चाहेंगे तो दे सकते हैं ना, टैक्स 33% भी टैक्स दे देंगे तो फिर भी हमें हो सकता है कि 6 मिलियन के करीब फिर भी एडवांटेज हो रहा है। ओके। जी हसीब ने ओके किया है, इकराम ने ओके कर दिया, उस्मान, निदा और क्या नाम है इनका, मुदस्सिर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जब तक रेलिवेंट कॉस्ट होगी ना, फिर ही हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें सारी वही फिक्स कॉस्ट भी ले रहे होते तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल ना होता। आइए अब आते हैं सी पार्ट पे। एट व्हाट बिड प्राइस विल कंप्यूटर डिविजन्स ब्रेक इवन टू द ऑर्डर? उनका ब्रेक इवन कब बनेगा? ठीक है, ब्रेक इवन, और देख लेते हैं ब्रेक इवन कब बनेगा भाई। हाँ जी जी, देखो ये था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये 55,906 ही है ना। अच्छा, अब हमने सेल्स कमीशन भी देना है, और वो कितने परसेंट है? 12%। इसका मतलब है कि ये 55,906 जो है ना, दैट इज 88%। तो हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, ग्रॉस अप करके आंसर आ जाता है बेटा 63,530। अगर 63,530 की बिड वो एक्सेप्ट करता है तो हमारा ब्रेक इवन है। इस केस में हमारी जितनी भी कॉस्टें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेल्स कमीशन, मीट हो जाएगा, और हमें इस पे ना लॉस होगा ना इस पे हमें गेन होगा। दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। जी इकराम। आप 63,530 का 12% लेके भी दे सकते हो, तो यही सेल्स कमीशन आ रहा होगा। इकराम, आर यू है? सर यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कोई भी नहीं है। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वही जब हमारी कवर हो जाएगी तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। जी जी, देखो ना, जो फिक्स कॉस्टें हैं ना वो ऑलरेडी इनकट हो रही हैं, हम अपनी 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। यहाँ एक एडिशनल हमें ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये काम भी करके कुछ कमा सकते हैं। दैट्स वाई अगर इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट होती, मसलन हमारे कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट होता, या कोई हमें सेल्स फोर्स रखनी पड़ती, या कोई नया प्लांट मैनेजर रखना पड़ता, या स्पेसिफिक काम के लिए हमें कोई एक अलग सेटअप लगाना पड़ता, फिर फिक्स कॉस्ट आती ना। यहाँ पे उसके मतलब कोई बात नहीं की गई है। और शायद क्वेश्चन में हम देख भी लेते हैं कि उसने कहा था कि शायद कोई फिक्स कॉस्ट और इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ये देखो लिखा हुआ है, देयर विल बी नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट फॉर दिस बिड एंड आल्सो फॉर कमिंग ईयर 2017। दैट्स वाई हमें तो रेलिवेंट कॉस्ट पढ़ते हुए हमने देखा था, आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि डिसीजन लेने के नतीजे में जो कॉस्टें इंकर्ड होंगी वो रेलिवेंट है। और यहाँ पे वो बता रहा है क्योंकि कॉस्ट इंकर्ड ही नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट सिर्फ वेरिएबल ही इंकर्ड होंगी।
ठीक है बेटा। सर यहाँ पे जो इसने कमीशन की कैलकुलेशन की हुई है, वेरिएबल कॉस्ट इंटू 12% बाई 88%, ये कैसे इसने कैलकुलेशन की है सर, सेलिंग हाँ, कमीशन की? चलो आप इसको छोड़ दो, इसने क्या किया है आपसे, ये निकल रही है कि नहीं? सर ये बिड प्राइस तो निकल रही है जब हम क्रॉस अप करते हैं। बस वही किया हुआ उसने। उसने भी क्या किया, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर दिया 88% से और मल्टीप्लाई कर दिया 12% से। करो आप। जब आप 88% से डिवाइड करते हो ना, आपके पास वैसे ही ये बिड प्राइस आ जाती है, और उसी का ट्वेल्व जी परसेंट सर। कमीशन है। यस सर, ठीक हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आए बेटा, या कोई क्वेश्चन है किसी का? जी बेटा, कोई हाँ ना कोई नहीं? ठीक हो। आओ जी, डी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेन हाउ द प्रॉफिट परफॉर्मेंस इन द कमिंग ईयर वुड बी अफेक्टेड if computer division accepted all of its work at offer price of healthcare hospital in requirement B above। रिक्वायरमेंट बी में उसने कहा था 74,250 हमें देंगे। तो पूछ रहे हैं कि जी कंप्यूटर डिवीजन की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। आए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर में बेटा वो ये कह रहे हैं, प्रॉफिट्स विल probably be declined। ATL originally used a full cost pricing formula to drive a rupees 96,466 bid price। अच्छा चलो, अभी हमने वैसे प्राइसिंग का चैप्टर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। प्राइसिंग बेटा की जाती है मुख्तलिफ मेथड से। वन ऑफ द मेथड इज फुल कॉस्ट प्लस फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, फुल कॉस्ट हम डिटरमिन करते हैं, फुल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है, और फिर उसके ऊपर हम मार्कअप या मार्जिन ऐड करते हैं। एक जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस होती है, उसमें सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, और फिर उस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ना अपना मार्कअप या मार्जिन ऐड करके हम प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो ये दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमने जो पहले प्राइसिंग डिटरमिन की है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है, वो उन्होंने की हुई है फुल कॉस्टिंग के साथ। फुल कॉस्टिंग का फीचर क्या होता है कि उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो होती है, फुल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। और एक प्राइसिंग फार्मूला होता है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग होती है, उसमें हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। जी। A drop in the selling price to rupees 74,250 signifies that the firm is now pricing its order at less than full cost, which would decrease profitability। अब वो पूछ रहे हैं कि इनके ऊपर ना इम्पैक्ट क्या आएगा। Reduced prices could lead to an increase in income of the if the company were able to generate additional volume। This situation will not occur here because the problem states that ATL has operated and will continue to operate at 80% of the practical capacity। अच्छा दोबारा देखते हैं। कह रहे थे, एक्सप्लेन हाउ द प्रॉफिट परफॉर्मेंस इन द कमिंग ईयर वुड बी अफेक्टेड इफ कंप्यूटर डिवीजन एक्सेप्ट ऑल ऑफ इट्स वर्क एट ऑफर प्राइस ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल एंड रिक्वायरमेंट बी अबव। अच्छा बेटा, ये इसका ज़्यादा क्लैरिटी आपको ना हम जब ये डिवीजन परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ लेंगे उस वक्त आ जाएगी। लेकिन अभी आपकी कंजम्पशन के लिए देखो, अभी वो एक प्रॉफिट अर्न कर रहा था, और जो प्रॉफिट अर्न कर रहा था ना वो फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के साथ अर्न कर रहा था। जबकि अभी ये वाला जो प्रोजेक्ट हम लेंगे ना, इसमें फुल कॉस्ट प्राइसिंग के साथ अगर वो चले तो उसकी प्राइस बनती थी 96,000, जबकि उसको ऑफर कितनी की जा रही है, 74,000। तो इट मीन्स कि बाकी सारे या जो एग्जिस्टिंग 80% कैपेसिटी है वहां पे तो वो कमा रहा है फुल कॉस्ट प्राइसिंग के साथ, जबकि यहाँ पे फुल कॉस्ट प्राइसिंग के साथ नहीं कमा रहा। इसका मतलब है कि उसकी ओवरऑल इंपैक्ट अगर हम देखें तो उसका प्रॉफिट जो है ना वो डिक्लाइन हो रहा है। अब हम आप इसको दोबारा पढ़ लो सारे को, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसकी जब हम वो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और ये प्राइसिंग पढ़ लेंगे ना, फिर आपको आएगी।
कि बाकी सारे आइटम के ऊपर आप फुल कॉस्ट प्राइसिंग अप्लाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इस वाले केस में फुल कॉस्ट प्राइसिंग अप्लाई नहीं हो रही, बल्कि वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग अप्लाई हो रही नजर आ रही है, क्योंकि उसी से हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उस्मान, हम ये जो एसीसी की बुक थी ना, जो हमने ओरिजिनल शुरू की थी, उसी से इंशाल्लाह हम करेंगे प्राइसिंग। ठीक है बेटा, आगे हम आ जाएं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ई, डिटरमिन एसेसरी डिविजन्स बजटेड नेट इनकम फॉर द कमिंग ईयर 2017। अब ये 2017 का डाटा दिया गया था एसेसरी डिवीजन का। ठीक है, इसकी बेसिस पे ज़रा आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएं। आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो। जी बेटा, और उसका आंसर देख लेते हैं, आपको समझ आ जाए कि आसान ही है ये देखो, यूनिट सेल्स आ गई तीनों आइटम्स के, उनकी सेलिंग प्राइस आ गई, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दी गई है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी गई थी। जब आप सेल प्राइस में से ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से, तो इनका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया कैरिंग बैग्स का, कूलिंग पैड्स का एंड पोजिशनिंग टेबल का। इन तीनों को सम कर लिया, ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। इसके बाद इनकी दो किस्म की फिक्स कॉस्टें थी, वन इज 56 मिलियन एंड वन इज 16.8 मिलियन। उन दोनों को हमने जमा कर दिया, इसमें से ये लेस किया तो ये डिविजनल इनकम बिफोर टैक्स आ गई, टैक्स एट 33%, तो ये डिविजनल नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ गई। तो सिंपल, ये तो इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो इसमें आपके क्वेश्चन है तो बता दो। जी बेटा, आ भी सकता है, लेकिन अभी तो कंप्यूटराइज बेस्ड पेपर हो गया ना, तो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देते। लेकिन आपकी इसमें प्रैक्टिस हो रही है सारी चीज़ों की ना। अच्छा, ये हो गया ई पार्ट। अब हम आते हैं एफ पे। Assuming the sales mix remains as budgeted, determine how many units of each product accessory division must sell in order to break even for the coming year 2017। तो बेटा, अभी हमने जब ई पार्ट किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई ब्रेक इवन अगर हमने करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। क्या सेल्स मिक्स कह रहा है रिमेन एज बजटेड। क्या सेल्स मिक्स था बेटा, एक यूनिट इसका, एक यूनिट इसका और दो यूनिट इसके। तो वो पूछ रहा है कि जी ना, आप मुझे ब्रेक इवन बताएं। तो आप इसको ज़रा अपना माइंड प्रोसेसिंग पे लगाओ और इसका आंसर बताओ ज़रा। ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन की आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो डिस्कशन करते हैं। किसी के ख्याल में आ गया कि हमने कैसे प्रोसीड करना है? निदा, आप बता सकती हैं? सर वेटेड एवरेज ये रेशो से। एक सेकंड, हंसी, निदा से पूछते हैं। निदा, चलो हसीब आप बताओ।
फिर वेटेड एवरेज सी एस रेशो से, तो वेटेड एवरेज निकालेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। तो फिर एक फार्मूला वो अब मेरे माइंड से निकल गया, मैंने लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। अच्छा उस्मान आप बताएं। उस्मान आप वाइस पे क्यों नहीं आते भाई? कोई शर्मिंदगी है, कोई पर्दा है हमसे? इकराम आप बताएं कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? आसान है बहुत। सर ट्राई कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ट्राई करना नहीं है। आप बताओ हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। वैसे ये एक जनरल अभी डिस्कशन कर रहा हूं मैं। हम ये नहीं कह रहे हम आंसर निकाल लें। इसमें सर, इसमें जो थर्ड है सर, इसमें जो टेबल है सर, टेबल को मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, उसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। नहीं देखो बेटा, मल्टी प्रोडक्ट के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर टोटल सेट। कंट्रीब्यूशन जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेट निकालना पड़ता है। अब सेट में क्या होगा? एक कैरिंग बैग होगा, एक कूलिंग पैड होगा और दो पोजिशनिंग के होंगे। आप बताएं कि ठीक जब है। मैं एक इसका सेल करता हूं, एक इसका सेल करता हूं और दो इसके सेल करता हूं, तो मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमा सकूंगा? 3639 सर आया मेरे पास। कितना? 3639। ये देखो यहाँ पे है 644 इसका है, 1223 इसका है, और इसके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। जी तो सर, हम कर ऐसे लेते हैं ही जी, कर लेते हैं। 20,000 फ्लैट निकालना है। ठीक है, देखो 886 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 1772 प्लस 1223 प्लस सिक्स जी, डबल फोर तो ये आ 644। गया 3639। ठीक हो गया। 39 जी सर, ऐसे अच्छा, निकाला है। फिर ये हमारी फिक्स कॉस्ट है 72.8 मिलियन। जी सर ठीक है। तो हम क्या कर देंगे जी, 3639 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास जी, 20,000। 20,005 सेट। ठीक हो गया, ठीक है ना? तो अभी हम देख लेते हैं इसको। सर वो फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेल्स यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जी जी इस तरह वो हमारे पास अलग अलग कंट्रीब्यूशन आएंगे। जी, ठीक हो गया। तो देखो भाई, हमने कितना निकाला है? क्या इकराम, 20,006 ही निकाला है ना? जी सर। ये देखो 20,006 इसका आ गया बिल्कुल यही। क्या? हाँ, और कूलिंग जी सर, पैड का ऐसे नहीं। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे जब, तो मल्टीप्लाई हमारे करेंगे पास सर, 40,011 आ जाएगा, इसी तरह निकला, सही आंसर। 2011 आ जाएगा। और इस तरीके से ये जी सॉल्व सर, हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल बिल्कुल ठीक। जी, सॉरी क्या नाम है, हसीब आप क्या कह रहे थे? सर हो गया है, सही था। हाँ भाई, उस्मान आपका सॉल्व हो रहा है, आंसर आ रहा है? हाँ, वेरी डेबिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से कर लो, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेट से कर लो। दोनों सूरतों में आंसर आ जाता है। तो नहीं याद आ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा चीजें। सर ये रेशियो किस तरह निकालते हैं? सर मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ बेटा देखो, हमारे पास क्या था कि एक यूनिट बेचना है हमने कैरिंग बैग का, एक बेचना है जी कूलिंग पैड सर। का, और दो बेचने हैं इसका। टोटल कितने यूनिट बेचने हैं? सही। 4। हाँ, तो 1/4 करोगे तो कितना हो गया? 0.2। 14 0.25 बिल्कुल इस सर। तरीके से किया हुआ है। बिल्कुल सर। और फिर जो आ गया है वेरिएट एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया इनका 909.75 आ रहा है, हमारा आ रहा था, हमने वो 114 के साथ किया है। तो आंसर फिर भी दोनों सूरतों में सेम ही आना है। ठीक है बेटा। राइट सर। अच्छा, अब हमारे पास देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपके पास रेलिवेंट कॉस्ट भी समझ आ गई आपको, थोड़ी सी प्राइसिंग भी समझ आ गई, और ब्रेक इवन भी समझ आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना भी समझ आ गया।
तो ये क्वेश्चन इस हवाले से अच्छा था, और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो इधर आओ, दिखाता हूँ उसके मार्क्स। दिस इज ऑफ द 40 मार्क्स, ठीक है, और 75 मिनट्स दिए गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से हमने इसको हाफ एन आवर में कर ही लिया है। तो इसलिए बड़ा सवाल देकर घबराना नहीं होता, उसको जस्ट स्प्लिट स्प्लिट डाउन करना होता है, और हर एक चीज़ पे ना उसका वो एनालिसिस करना होता है। देखो यहाँ पे की पॉइंट क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएबल में थे, तो निधा हमारे साथ थी, उन्होंने हमें अच्छा डायरेक्ट कर दिया, और हम स्ट्रेट वे उस पॉइंट पे चले गए। ठीक है। तो इसके अलावा मैंने होमवर्क दिया था, और मुझे सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक हसीब नहीं दिया है कि वो मैंने सॉल्व कर लिया है। जो मैंने आपको मैथ्स दूसरे के क्वेश्चंस दिए थे, याद हो अगर आपको, तो वो अभी हसीब से मैं कहता हूँ हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर दे। आप उसके आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि वो ठीक हैं गलत हैं, ताकि आपकी करेक्शन हो जाए। तो आज के लिए बेटा इतना ठीक है। यस सर, काफी। ठीक है। हाँ भाई, किसी और कोई क्वेश्चन? और आज अच्छा हो गया, बारिश भी थी, हमने क्लास ऑनलाइन ही कर ली, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाता है, और कल भी बड़ा सफ़र करना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन कमेंट है तो बता दें प्लीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो कर लेते हैं हम प्राइसिंग वाला। ठीक है, प्राइसिंग से स्टार्ट लेते हैं, फिर हम आ जाएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग या डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं, और एट द एंड हम कर देंगे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।